2000 मेरा ख्याल है 9 में 9 के करीब रिजर्वेशन मिला ओबीसी को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। IIT IIM है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, फैकल्टी में भी मिला, स्टूडेंट में मिला। तो जब उनको मिला तो वो शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में आ गए, तो वो भी एक्सपीरियंस फील करने लगे डिस्क्रिमिनेशन। राइट। तो डिस्क्रिमिनेशन जो होता है ना, इतना घटिया तरीका का डिस्क्रिमिनेशन है कि उसमें आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते जो डिस्क्रिमिनेशन होता है। IIT मुंबई ने बहुत सारे सर्वे किए तो उसमें वो सारा निकल आया है। अच्छा। बहुत फिल्दी तरीके के अब वो ओबीसी को भी झेलने पड़ रहे हैं। अच्छा। तो उनका इंक्लूड करना वो भी तो स्वाभाविक है, वो तो शुद्रा ही है ना। हाँ, एग्जैक्टली। और मनुस्मृति में शुद्रा की पनिशमेंट तो साफ चौथे क्लास में है, 4th क्लास में वो होती है। तो मेरा ख्याल है वो तो होना चाहिए। 60% मिड डे मील स्कीम में दलित महिला को कुक अलाउ नहीं है। अच्छा। और हमने जो स्टडी की है उसमें हमने देखा है कि दलित लड़के को बाद में खाना देते हैं। पहले ये सब खा लेंगे, बचा हुआ उनको देंगे, वो बेचारे देखते रहते हैं। अच्छा, औरों को प्लेट देंगे और दलित लड़कियों को प्लेट बाहर से लाना है। तो ये तो मिड डे मील की बात है। और बिहार में हमने जो स्टडी की उसमें देखा है कि इनवेरिएबली कोई शर्म नहीं उसके बारे में, दलित लड़की या लड़के अलग बैठ रहे, हाई कास्ट के अलग बैठ रहे, उसके बारे में कोई फिक्र नहीं है। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त आप सब जानते हैं कि यूजीसी के जो नए नियम है, न्यू गाइडलाइंस है, उस पर बहस काफी गर्म है, तेज है। और अपर कास्ट विशेषता इस गाइडलाइंस का अपोज कर रहा है। SC ST के साथ ओबीसी को भी इस गाइडलाइंस में अभी ऐड किया गया है। तो क्या ये गाइडलाइंस है, क्या ये अभी बनी है या इससे पहले भी ये रूल्स आए थे? इस संदर्भ में बातचीत करने के लिए हमारे साथ में देश के जाने माने विचारक, चिंतक और यूजीसी के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रत सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हम देख रहे हैं कि यूजीसी के नए गाइडलाइंस पे पूरे देश में काफी रन मचा हुआ है। विशेषतः अपर कास्ट के लोग इसका बहुत ज्यादा अपोज भी कर रहे हैं। और ये जो गाइडलाइंस विशेषता जो बनी है, ये गाइडलाइंस में क्या विशेषताएं हैं, या फिर ये गाइडलाइंस क्या आज ही बनी है या इससे पहले भी, जैसा हम समझते हैं कि 2012 में इस तरह की गाइडलाइंस आई भी थी। तो फिर ये जब गाइडलाइंस उस वक्त जो बनी थी 2012 में, तो ये गाइडलाइंस फिर अभी नए सिरे से बनाने की क्या आवश्यकता हुई? और दूसरा सवाल ये भी है कि यूजीसी की हाल ही में एक रिपोर्ट भी आई है, उसमें ये कहा गया है कि लगभग एट्रोसिटीज जो है SC ST के अगेंस्ट वो काफी इंक्रीज हुए। आई थिंक 118% समथिंग कुछ इंक्रीज हुआ है। तो आप किस तरह से देखते हैं सारे विवाद को? थैंक यू वेरी मच कि आवाज ने इसके ऊपर डिस्कशन करा है। ये जो 2226 के रेगुलेशन है, जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इसकी अपनी हिस्ट्री है। ओके। ये जो रेगुलेशन है, ये पहले वाले जो रेगुलेशन है उसमें ये सुधार लाना है। अच्छा, ओके। ये नई तरीके से रेगुलेशन नहीं आए, जो पहले थे उसी में कुछ एडिशंस आए हैं। एडिशन किया है। और वो भी एडिशन जो हुआ है वो एक पिटीशन दाखिल की थी। जो 2 मदर्स है, रोहित वेमुला और पायल तडवी की, उन्होंने पिटीशन की थी। और दिशा वाडेकर जो सुप्रीम कोर्ट में लायर है, उन्होंने वो पिटीशन की थी। उन्होंने जो कुछ सजेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए, ओके, उसके वजह से ये 2006 का 26 के रेगुलेशन आए। हिस्ट्री उसकी ऐसी है कि 2012 की जो रेगुलेशन है वो यूपीए 2 सरकार ने लाए हैं। अच्छा, ओके। जब कपिल सिब्बल साहब ह्यूमन डेवलपमेंट थे, अच्छा, चूंकि वो लॉ के समझदार है तो उन्होंने इनिशिएटिव इसमें लिया। हमने बार बार रिपीटेशन उसमें बताया था कि रेगुलेशन बनने चाहिए। उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी ऐसी है कि थोड़ा पीछे चले जाए तो जब मैं यूजीसी का चेयरमैन था 2006 से 2011 तक, तो 2008 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में लगातार 2 सुसाइड हुए थे। ओके। और उसका काफी हंगामा हुआ, अपोजिशन हुआ। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड हेल्थ ये हमारे पास आए कि हम कमेटी सेटअप कर रहे हैं, आप इसमें चेयर कर लीजिए। तो थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन मैंने वो एक्सेप्ट किया। और उसकी फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जो सर्वे बाहर आया उसमें काफी सारा डिस्क्रिमिनेशन निकल आया। अच्छा, ओके। पहली बार रिटर्न फॉर्म में। और थ्रू ए प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी।
उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट के साथ, हाई कास्ट और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट के साथ, फिर टीचर और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट के साथ, और एडमिनिस्ट्रेटर और सीएससी स्टूडेंट के साथ, राइट हाँ। और जो स्पीयर थे उसमें क्लासरूम में डिस्क्रिमिनेशन, एग्जामिनेशन में डिस्क्रिमिनेशन, इवेल्युएशन में डिस्क्रिमिनेशन, लेबोरेटरी में एक्सेस देने के लिए डिस्क्रिमिनेशन, स्पोर्ट में, कल्चरल फंक्शन में और हॉस्टल में, अच्छा, और उसके बाद डाइनिंग हॉल में। तो ये सारे वो फॉर्म हमने पहली बार देखे थे। हाँ। उसके बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने फिर थोड़े बहुत स्टेप लिए, ज्यादा कुछ स्टेप लिए नहीं। तो उसका असर बाकी संस्था के लिए उतना हुआ नहीं। हमने कोशिश की कि भाई इसके रेगुलेशन बने। तो उस वक्त ऐसा हुआ कि फिर और एक दो सुसाइड हो गए, जेएनयू में सुसाइड हो गए। राइट हाँ। तो इसके चलते फिर 2011 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, कपिल सिब्बल साहब ने इनिशिएटिव लिया और ये रेगुलेशन बनाए। राइट। उस रेगुलेशन में 2-3 बातें हैं। एक तो ये है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफिस होगा और इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफिसर होगा। अच्छा, ओके। और जो कंप्लेंट आएगी डिस्क्रिमिनेशन की वो उनके पास जाएगी। राइट। और दूसरा था, उन्होंने एक 20-25 फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बेस्ड ऑन द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस कमेटी रिपोर्ट, वो भी वहाँ अच्छा क्लियरली स्पेसिफाई कर दी है। हाँ। क्योंकि ऐसा है कि अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट जो 1955 का है और एट्रोसिटी एक्ट है, इसमें एजुकेशन की प्रोविजन नहीं है। एक ही जगह है सिर्फ एडमिशन के लिए। राइट हाँ। तो इसलिए डिटेल में देना पड़ा। और फिर उसके एडमिनिस्ट्रेटिव ये रहा, तो ये रेगुलेशन बने और फिर यूजीसी ने इनके डायरेक्टिव दिए बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि वेमुला का केस आया, पायल तडवी का हुआ, पायल तगड़ी का आया, और IIT मुंबई का भी हुआ, सोलंकी का आया। हाँ, सोलंकी का। तो उसके बाद फिर ये जो 2 मदर है, पायल तगड़ी और वेमुला की मदर, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जारी की, और जिसमें दिशा वाडेकर जो लॉयर है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने वो पिटीशन को लिया और उन्होंने फिर कुछ इम्प्रूवमेंट सजेस्ट की। अच्छा, कि भाई इसमें इन्फोर्समेंट हो नहीं रहा है, इसमें इन्फोर्समेंट करो आप, और कुछ सुधार लाने की कोशिश करो। और जो कमियां थी 2012 में, वो भी कुछ उन्होंने उसमें आइडेंटिफाई की है। अच्छा, उसमें ऐसा था कि यदि कुछ अपील करना चाहे, मतलब डिसीजन दे दी, स्टूडेंट के अगेंस्ट में गई वो डिसीजन, तो अपील करना चाहे तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को। तो हमने कहा हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन तो नहीं करेगा, उसके ऊपर होना चाहिए। राइट। और मॉनिटरी मैकेनिज्म नहीं था कि कोई संस्था यदि रेगुलेट नहीं कर रहा है, इन्फोर्स नहीं कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट पे भी एक्शन होनी चाहिए। Exactly. ऐसी कुछ सजेशन उसमें दी थी। तो उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को बुलाया, पूछा कि भाई क्या स्थिति है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि हम आपको बताते हैं, टाइम दे दीजिए। अच्छा, तो उन्होंने एक लेटर इश्यू कर दिया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कि भाई आपके यहाँ ये सेटअप हुआ या नहीं, ये सेल, और ये रेगुलेशन आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं नहीं, और डिस्क्रिमिनेशन के कितने केसेस हैं। तो जो डेटा आया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ शेयर किया। मेरा ख्याल है ओनली 50% के करीब इंस्टीट्यूशन ने इसको वो ऑफिस खोला था। तो फिर जो सजेशन पिटीशन में दी थी कि भाई इसमें इम्प्रूवमेंट करो, दिशा वाडेकर और ने, उसके चलते फिर 2026 के ये नए रेगुलेशन जो है आए हैं। तो ये तो इसका बैकग्राउंड है कि, राइट, कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन होता है और उसके डिफरेंट फॉर्म्स है। राइट। और इसलिए इसके अगेंस्ट में रेगुलेशन होने चाहिए। ये जो है उसके वजह से 2012 के रेगुलेशन बने। अच्छा। और उसके बाद फिर 2026 में उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए पिटीशन के माध्यम से आया है। ओके। तो ये जो रेगुलेशंस तो बने, लेकिन ये सेंट्रली फंडेड जो इंस्टीट्यूशंस है केवल इसी के लिए सीमित है या इसका दायरा प्राइवेट भी है, जो बाकी के भी इंस्टीट्यूशंस भी बने हैं काफी? सेकंड ये है कि जैसा सुसाइड के केस तो होते हैं, लेकिन एक इशू ये भी होता है कि काफी जो SC/ST के बच्चे हैं वो ड्रॉप आउट भी हो जाते हैं, वो रजिस्टर्ड नहीं करते अपनी कंप्लेंट, या फिर वो लोग एग्रेसिवली सामने जाते नहीं है, काफी डिस्टर्ब होते हैं और बाद में ड्रॉप आउट भी करते हैं। तो ये भी एक रीजन शायद इसमें इंक्लूड हुआ। इसमें ऐसा है कि 2026 का जो एक्ट है, रेगुलेशन है, इसने एक ही एरिया में थोड़ा सा सुधार लाया। अच्छा। वो सुधार ऐसे है कि जो संस्था एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यदि इसको लागू नहीं करेगी, ऑफिस नहीं खोलेगी, इन्फोर्समेंट नहीं करेगी, तो उसके अगेंस्ट में एक्शन ली जा सकती है। अच्छा, ओके। उसके एक्शन ये है कि उनकी ग्रांट बंद की जा सकती है, उसके डिग्री अवार्डिंग राइट भी कुछ हद तक
अच्छा, रिस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं। तो एक सख्त मैकेनिज्म उन्होंने दिया हुआ है मॉनिटरिंग का। दूसरा ये स्क्वाड की भी बात की है, एक दो लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और वो देखेंगे कि भाई इस तरह की घटनाएं ना हो। तो मॉनिटरिंग में तो थोड़ा सा सुधार आया, क्योंकि ये पिटीशन मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज्यादा थी। हाँ, क्योंकि दिशा वाडेकर की ये अपनी डिमांड थी। इसके अलावा लेकिन इसमें बहुत लिमिटेशन। हाँ, वही मैं आपसे कहने वाला था कि लिमिटेशंस का विषय है। पहली लिमिटेशन है जो आपने सवाल पूछा है कि भाई ये किस इंस्टीट्यूशन में लागू होगा। हाँ, इसके बारे में ये एक्ट क्लियर नहीं है। हाँ, ये कहता तो है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, राइट, लेकिन जब डेफिनेशन में आता है तो उसमें यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस अंडर सेक्शन 3 ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ओके, अच्छा, अंडर सेक्शन 3 ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में वही यूनिवर्सिटी आती है जो सेटअप की है स्टेट ने और सेंट्रल ने, राइट। तो उनकी एक लिस्ट होती है यूजीसी के बाद, तो उसमें इंक्लूड होती है वो। उसी तरह कॉलेजेस, तो आज 43,000 के करीब कॉलेजेस है, 1100 यूनिवर्सिटीज है, तो उनका वो लिस्ट में नाम आता है, राइट। और दूसरा 12B एक रूल है, ये तो 12(2)(f) हो गया, 12B है कि ये ग्रांट के लिए भी एंटाइटल बन जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इसमें IITs नहीं, IIM नहीं, जो बहुत सारी स्टैंडअलोन इंस्टीट्यूशंस है, स्टैंडअलोन जो है, जो नर्सिंग का ट्रेनिंग देती है, टीचर्स का ट्रेनिंग देती है, जो सर्टिफिकेट डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा देती है, उसका उसमें क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। दूसरा ये भी है कि लॉ यूनिवर्सिटीज, लॉ कॉलेजेस, ये तो बार काउंसिल के इसमें है, राइट। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के कंट्रोल में है, बराबर है। तो ये जो संस्थाएं है, इसको ये लागू होगा या नहीं, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, राइट। ये तो पहली लिमिटेशन है इसकी, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर ये एक तरीके से एक्सक्लूड कर रही है एजुकेशन का। दूसरा अमन सबसे ज्यादा जो सीरियस लिमिटेशन है वो ये है कि 2012 के रेगुलेशन में फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की लिस्ट दी थी। अच्छा, ओके। कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन क्या, कौन सी बिहेवियर को डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा। क्योंकि वो इसलिए दी थी, एडमिशन में होगा, इवैल्यूएशन में होगा, हॉस्टल में होगा, वो डिफरेंट स्फीयर में होगा, इसलिए दी थी कि जो 1955 का जो एंटी अनटचेबिलिटी एक्ट है, जिसको हम प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट कहते हैं, राइट, और 1989 का एट्रोसिटी एक्ट है, ये स्पेसिफाई करता है फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट में 17 या 18 फॉर्म्स है, और एट्रोसिटी में तो पहले शुरू में कोई 25-27 थी, अब 40 है, क्योंकि एक्सपीरियंस के बाद जो अपडेट किया है, जो अमेंडेड किया है 2015 में, वो इसलिए है, उसका कारण ये है कि ये स्पेसिफाई इसलिए करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ही एट्रोसिटी एक्ट को जब बनाया उस वक्त ये कहा कि जो क्राइम अंडर एट्रोसिटी एक्ट है वो इतने स्पेशल है, तो उसको IPC इंडियन पेनल कोड जो है उसके अंदर उससे हटकर आई है। अच्छा, इसलिए इसकी लिस्ट होनी चाहिए और उस प्रॉपरली, एग्जैक्टली, हाँ। उसमें बहुत सारी बातें हैं, कंडेमिनेशन है, ह्यूमिलिएशन है, अब उसको बहुत सारे फॉर्म्स है जो कैप्चर नहीं होते हैं, जो IPC में नहीं होते हैं एग्जैक्टली, इसलिए उसमें आया है। इसलिए 2012 के इसमें वो हमने उसमें डाले थे, इन्होंने उसमें से सारे हटा दिए। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। डिफाइन करते हैं डिस्क्रिमिनेशन, वो डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की वही सेम ही है, वो यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन, फॉर्म्स का डिस्क्रिमिनेशन जो है। और इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने मॉनिटरी मैकेनिज्म के लिए पहले तो इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफिसर था, अब इन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफिसर भी है, लेकिन साथ साथ इक्विटी कमेटी भी है, और वो इक्विटी कमेटी तय करे, लिस्ट बनाएंगे कि कौन से फॉर्म डिस्क्रिमिनेशन के हैं। बताइए, उनके पास इतनी कैपेबिलिटीज थोड़ी है कि अनटचेबिलिटी से रिलेटेड जो बिहेवियर है, डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर, उसको वो आइडेंटिफाई कर सके। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप इंस्टीट्यूशन के वो छोड़ रहे हो, 1100 यूनिवर्सिटीज है, 43,000 आपके पास कॉलेजेस है, और बाकी सारी संस्थाएं आप ले रहे हो, IIT, IIM, ये सारे लोग, हर एक इंस्टीट्यूट अपने तरीके से उसको लिस्ट बनाएंगे, कितना लीगल और कंफ्यूजन होगा, इसका काफी कंफ्यूजन हो जाएगा।
और बच्चा जो है जो डिस्क्रिमिनेशन फील करता है उसको कैसे पता चलेगा? एग्जैक्टली। तो इसलिए मैं समझता हूँ दिस इज द ग्रेटेस्ट लैकुना इन द 2016। इन्होंने आगे ले जाने के बजाय इसको पीछे ले लिया। आप 2026 के इस रेगुलेशन में किस तरह के सुधार चाहते हैं कि मतलब ये जो खामियां अभी आपने जो गिनाई है इस खामियों को दूर किया जाए? पहला ये सवाल है। दूसरा सवाल ये भी है कि अपर कास्ट के जो लोग हैं वो इस बार बहुत ज्यादा अपोज कर रहे हैं, तो उन्हें क्या सलाह दें? उसमें इसमें एक दो लिमिटेशन और बता दो। मैं अपर कास्ट में था। दूसरा इसमें ये है कि जो इक्विटी कमेटी है ना उसका चेयरमैन हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है। ओह अच्छा, बताइए वही डिसीजन लेगा कि पनिशमेंट क्या देना है। एग्जैक्टली। उसी को रिकमेंडेशन जाएंगी और वो अप्रूव करेगा। अब ही सिटिंग ऑन द सेम डिफरेंट साइड ऑफ द टेबल। एग्जैक्टली। तो वो गलत है। उसका हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट उसका नहीं होना चाहिए। वो इसमें भी था कुछ हद तक। इसमें 2012 में उसमें ये था कि यदि डिसीजन डिक्लेयर कर दी और स्टूडेंट को यदि एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो अपील कर सकता था। तो वो भी अपील हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की थी। तो ये दिशा वाडेकर वगैरह ने ये कहा कि नहीं, आप उसके ऊपर उनका चांसलर होता है, प्रेसिडेंट होता है, या एम्बेसमेंट कोई आप बनाइए। तो इन्होंने वो किया नहीं है। तो दैट इज अनदर लिमिटेशन। तीसरी लिमिटेशन अमन ये है कि जो कंपोजिशन ऑफ इक्विटी कमेटी है उसमें सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का एक आदमी है। अच्छा। और अब उसमें तो 50% होना चाहिए। एग्जैक्टली। इफेक्टिव स्पीकिंग, इफेक्टिव मैकेनिज्म बनाना है या फिर इम्प्लीमेंटिंग करना है। तो ये कुछ उसकी लिमिटेशंस है जो लिमिटेशंस उसको रिमूव करना बहुत जरूरी है। अब सवाल यह है कि पहली बार इस रेगुलेशन को अपोजिशन हो रहा है। अब उनकी आर्गुमेंट समझ में नहीं आ रही, लेकिन जो मैं समझ सकता हूँ वो आर्गुमेंट ये है कि भाई कास्ट के रिलेटेड मत कीजिए, क्योंकि उस कास्ट से क्यों ना करे ये समझ में नहीं आता है। पहली बात तो ये कि आर्टिकल 15 जो है वो ये कहता है कि एनी डिस्क्रिमिनेशन एसोसिएट विद कास्ट, इथनिसिटी, रिलीजन, कलर, जेंडर ये प्रोहिबिटेड है। तो कास्ट का तो मेंशन है। तो इसमें कास्ट भी आएगा, ट्राइब भी आएगा, फिजिकल हैंडीकैप भी रखा हुआ है इसमें। राइट, वो भी रखा है। ठीक है ना। तो ये तो मेरा ख्याल होना चाहिए। उसमें आजकल ये टेंडेंसी हो गई कि जो हमारे समाज की डर्ट है ना, गंदगी है, वो सामने लाने के लिए हम बहुत डरते हैं। हाँ, तो वो मेरा ख्याल है वो होना चाहिए। और डिस्क्रिमिनेशन उसी पे होता है। दूसरा ये कह रहे हैं कि उनका भी डिस्क्रिमिनेशन होता है हाई कास्ट का। अच्छा, ये भी कुछ आर्गुमेंट है। हमारा भी उसमें प्रोविजन डालो। अब ऐसा है कि देखिए इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का भी है, वो जो होना नहीं चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आइडेंटिटी बेस्ड है। राइट। आइडेंटिटी जो है आपकी रिलीजन की है, कास्ट की है, इथनिसिटी है, जेंडर है, कलर है। तो इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नहीं डालना चाहिए था। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का डिस्क्रिमिनेशन वो क्या होगा, उसका डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा कि रूल के हिसाब से उसको ट्रीट नहीं किया जा रहा। तो वो जनरल है। तो और जो लिटरेचर है उसमें दो ही आदमी है ना, एक तो डिस्क्रिमिनेशन करने वाला और दूसरा डिस्क्रिमिनेशन सहने वाला। तो डिस्क्रिमिनेशन करने वाला तो हाई कास्ट ही है ऑलमोस्ट। मनुस्मृति तो वही लिखा हुआ है, उल्टा तो नहीं लिखा है कि अटैचेबल हाई कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन करता है। तो ये जो आर्गुमेंट है ये कुछ लॉजिकल आर्गुमेंट है नहीं। एग्जैक्टली। और दूसरा और एक आर्गुमेंट है कि भाई नहीं, आप जो फॉल्स केसेस करता है वो उसको तो पनिशमेंट होनी चाहिए। वो हमारे मराठा ने महाराष्ट्र में भी किया हुआ था। वो चला नहीं। ये सवाल मैं आपको बताऊं, स्टैंडिंग कमेटी और जो सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री की है उनके सामने भी यह सवाल आया था। अच्छा। तो उन्होंने कहा ये फॉल्स केसेस की प्रोविजन नहीं होनी चाहिए। उसका प्रमुख कारण ये है कि वैसे ही शेड्यूल कास्ट का इतना दबा हुआ होता है काफी, और उसको आप डराओगे कि आपके अगेंस्ट में हम यदि फॉल्स केसेस है तो आपके अगेंस्ट में एक्शन लेंगे। अब वैसे ही वो जो कमेटीज वगैरह होती है सारी हाई कास्ट डोमिनेटेड होती है, तो वैसे ही कंप्लेंट नहीं करेगा। तो और लॉ में इस तरह की प्रोविजन नहीं होती है। अलग से प्रोविजन है कि आपने फॉल्स कंप्लेंट की तो आप आईपीसी में डिफेमेशन कर सकते हैं। लेकिन विद इन दैट एक्ट करेंगे तो वो डिट्रीमेंटल हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो मेरा ख्याल है ये सारी आर्गुमेंट जो है ना ये सही नहीं है। आजकल जो दूसरी विचारधारा आ रही है उसके चलते ये सारा
अपोजिशन है। बिल्कुल। तो ये जिस तरह से हमने देखा कि सर ने बहुत विस्तार से और गहरे से समझाया कि 2012 के रेगुलेशंस किस तरह के थे और अभी के 2026 के रेगुलेशंस में किस तरह की खामियां हैं, इसमें ईडब्ल्यूएस को भी इंक्लूड किया गया है। इसके साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन के फॉर्म्स जो है इसको डिस्क्राइब नहीं किया गया, इसको डिफाइन प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया है। तो मेरा ये सवाल ये भी है कि ये जिस तरह की आपने खामियां बताई, जिस तरह के आपने ऑब्जेक्शंस रेज किए, अब अगर यूजीसी को इसको ठीक करना है तो क्या करना चाहिए? दूसरा, गवर्नमेंट लेवल पे भी हम देख रहे हैं कि काफी दबाव हो रहा है, मतलब बार काउंसिल के लोग दबाव कर रहे हैं, अपर कास्ट के अलग अलग संगठन दबाव सरकार के ऊपर कर रहे हैं। सरकार की भी स्थिति शायद इस तरह की हो रही है कि वो किस लेवल पे जस्टिस करे। विशेषतः इस बार पहली बार ऐसा भी हुआ है कि SC/ST खत में ओबीसी को भी इंक्लूड किया गया है। नहीं, ओबीसी को तो इंक्लूड करने का कारण है ना कि 2000 मेरा ख्याल है 9 में 9 के करीब रिजर्वेशन मिला ओबीसी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। IIT IIM है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, फैकल्टी में भी मिला, स्टूडेंट में मिला। तो जब उनको मिला तो वो शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में आ गए। तो आप यूजीसी चेयरमैन थे, तो वो भी एक्सपीरियंस फील करने लगे डिस्क्रिमिनेशन। राइट। डिस्क्रिमिनेशन जो होता है ना, इतना घटिया तरीका का डिस्क्रिमिनेशन है कि उसमें आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। जो डिस्क्रिमिनेशन होता है तो कैटेगरिकल है, काबिल नहीं है, और बहुत सारे ये मैं यहाँ बताना नहीं चाहता हूँ। जो IIT किताब भी लिखी लक्ष्मण यादव ने उस पर। हाँ, तो वो जो है IIT मुंबई ने बहुत सारे सर्वे किए तो उसमें वो सारा निकल आया है। अच्छा। बहुत फिल्दी तरीके के। अब वो ओबीसी को भी झेलने पड़ रहे हैं। अच्छा। तो उनको उनका इंक्लूड करना वो भी तो स्वाभाविक है, वो तो शुद्रा ही है ना। हाँ, एग्जैक्टली। और मनुस्मृति में शुद्रा की पनिशमेंट तो साफ चौथे क्लास में है, 4th क्लास में वो होती है। तो मेरा ख्याल है वो तो होना चाहिए। जहां तक गवर्नमेंट की डिसीजन है, मैं ये समझता हूँ कि ये अनरीजनेबल आर्गुमेंट है कि ये रेगुलेशन एक स्पेसिफिक तरीके से मॉडिफाई होने चाहिए। वो इसलिए है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वेलिटी है, राइट, इक्वेलिटी बिफोर लॉ है और नॉन डिस्क्रिमिनेशन की प्रोविजन है। अच्छा, ये सिर्फ प्रोविजन है। अच्छा, आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी की भी बयान है और प्रोविजन फॉर पनिशमेंट भी है। तो ये सिर्फ प्रोविजन है, इसको लॉ में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी होता है। वरना वो इफेक्टिव नहीं होगा। इसीलिए जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बनी 50 में तो 1954 में अनटचेबिलिटी एक्ट बना, फिर एट्रोसिटी एक्ट बाद में बना। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है तो सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ एक्ट आया ना। तो जहां जहां डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके अगेंस्ट रेगुलेशन तो होना ही चाहिए। Exactly. उसमें उसके ऑब्जेक्शन होना ये बिल्कुल गलत बात है। और दूसरा है फिर वो रेगुलेशन ऐसे हो कि जिससे डिस्क्रिमिनेशन को चेक कंट्रोल में आ जाए, रेगुलेटेड हो। तो इसलिए हम ये जो सजेशन दी जा रही है 2026 के रेगुलेशन में, जो दिशा वाडेकर और जो मदर्स जो मांग रही है, वो मेरा ख्याल इसलिए है कि उसको स्ट्रेंथन करे, उसको फुल प्रूफ करे और वो सारा उसमें लागू करे। तो उसमें ये है, जो मैं रिपीट करूं, कि सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को उसमें कवर करना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि यूजीसी के बजाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये रेगुलेशन लाना। एग्जैक्टली, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्योंकि उसमें सारे के सारी संस्थाएं कवर हो जाए। उसमें उन्होंने गवर्नमेंट एक ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, बिकॉज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल साइंस आती है हेल्थ में, फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, टेक्निकल एजुकेशन। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की डिसीजन होनी चाहिए जिसमें सारी इंस्टीट्यूशन को वो कवर करे। और दूसरा, फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल एलेबोरेटली लेट डाउन करे। वो इसलिए भी जरूरी है कि जो हाई कास्ट का लड़का है या जो डिस्क्रिमिनेशन करता है, मेल हो जो जेंडर के महिला के खिलाफ करता है, हाई कास्ट जो अनटचेबल के खिलाफ करता है, ओबीसी के खिलाफ करता है, उसका सेंसिटाइजेशन जो करे ना, तो उसको पता चले ना कि मेरी कौन सी बिहेवियर गलत है। एग्जैक्टली राइट। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। IIT ने बड़े अच्छे सर्वे किए हैं वसूलों के ये हो जाने के बाद। उसमें उन्होंने एक सेशन ऐसा था कि जिसमें हाई कास्ट के लड़की भी बोली। अच्छा, शेड्यूल कास्ट के लड़की ने अपना तो हिम्मत करके अपना एक्सपीरियंस तो बताया। हाई कास्ट लड़के ने भी बोला कि मुझे एजुकेशन मेरा हो गया कि मैं ये कर रहा हूँ। तो कहते मुझे पता ही नहीं था। मैं उसको अपनी ग्रेड पूछ रहा हूँ, उसको ये पूछ रहा हूँ कि वो कैटेगरी में आ रहा है या नहीं।
वो हमारे यदि विंग में है तो मैं उसकी ये कर रहा हूँ, तो ये उसके हरकत जो डिस्क्रिमिनेशन का वो भी विक्टिम ही है ना, वो डिलिबरेटली थोड़ी करता है, वो कस्टम का विक्टिम है, कस्टम का विक्टिम है, फैमिली में उसका सोशलाइजेशन होता है तो उसी तरह वो करता है। तो उसको समझना चाहिए कि ये फॉर्म्स जो उसके बिहेवियर है ये भैया गलत है, हाँ उसका बिहेवियर गलत है, तो उसके लिए ये फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होना बहुत जरूरी है। और जो कमिटीज है वो भी कमिटी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ना हो। हाँ ये इसमें ये प्रोविजन किया है इन्होंने अब कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हेड इंस्टीट्यूशन का ही यदि डिस्क्रिमिनेट कर रहा है तो उसके लिए फिर उन्होंने ऊपर वाले को रखा है, उसमें चांसलर हो सकता है, एम्बेसमेंट एक अथॉरिटी हो सकती है, वो किया है उन्होंने, तो वो हो। और बाकी फिर सेंसिटाइजेशन एजुकेशन के प्रोग्राम जो दिए हैं वो अपनी जगह सही है। तो मेरा ख्याल है जो सजेशन आई इसके ऊपर इसको स्ट्रेंथन करना जरूरी है और पॉजिटिवली लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। इसमें किसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, एक इगैलिटेरियन सोसाइटी और इगैलिटेरियन इंस्टीट्यूशन का कैंपस बनाने में इससे मदद होगी। बिल्कुल। एक मेरा अंतिम सवाल ये है, क्योंकि हम डिस्क्रिमिनेशन पे बात करते हैं और आपने जैसा कहा कि अपर कास्ट के बिल्कुल वो डीएनए में ही है कि वो डिस्क्रिमिनेशन करना ही है, मतलब उनके स्वभाव में या फिर उनके कल्चर में वो बात आती है कि तुम श्रेष्ठ हो और तुम सारे बाकी जो है तुमसे कमजोर है। तो ये फ्रेटर्निटी की भी बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, तो ये हमारे जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, फ्रेटर्निटी को भी इस तरह से हम कुछ कोशिश कर सकते हैं कि उसमें इनके मन से ये बातें निकल जाए कि तुम्हारा काम केवल डिस्कशन करना नहीं है, तुम्हारा काम सबको साथ लेके चलना भी है। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ आपकी, आपने बहुत अच्छा सवाल इसलिए पूछा कि जो स्टूडेंट स्कूल में और कॉलेज में आता है, राइट, उसका सोशलाइजेशन फैमिली में होता है। एग्जैक्टली। और फैमिली में उसको कास्ट मिलती है, वो रिलीजियस शास्त्र पढ़ता है, सोसाइटी में भी देखता है, तो उसका सोशलाइजेशन होके उसकी जो वैल्यूज और कस्टम है वो लेके इंस्टीट्यूशन में आता है। तो वो जब वो जिसका उसका बिहेवियर डिस्क्रिमिनेटरी है तो वो एक नेचुरल तरीके से है, उसको वही मॉरलिटी पढ़ाई जा रही है। तो इसलिए इस इश्यू में बहुत सारे कमीशन ने इसके ऊपर तवज्जो दी है। ये 1948 में जो राधा कृष्णा कमीशन बना, कोठारी कमीशन बना, उसमें ये इश्यू आया था कि हमने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मॉरल एजुकेशन भी देना चाहिए, सोशलाइजेशन और सेंसिटाइज करने के लिए मॉरल या वैल्यू एजुकेशन देना चाहिए। तो उस वक्त राधा कृष्णा जो फिलोसॉफी के प्रोफेसर थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई कि भैया आप सब धर्म के अच्छाइयाँ लेके ये कोर्स बना दो जो हम पढ़ाएंगे भी। वो कमेटी ने स्टडी की, वो वापिस आ गई और राधा कृष्णन को बताया कि साहब ये हो नहीं सकता। तो राधा कृष्ण साहब ने पूछा कि क्यों नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा भैया एक रिलीजन में इक्वेलिटी है, दूसरे में अनइक्वेलिटी है, तो हम कैसा करें इसमें। अच्छा, हाँ। तो फाइनली इसमें बाबा साहब ने क्लैरिफिकेशन दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में इश्यू आया तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि वो रिलीजन से मॉरलिटी लेना चाहिए या नहीं। तो बाबा साहब ने कहा कि ऐसा है कि रिसर्च एंड स्टडी ऑफ रिलीजन मस्ट बी अलाउड, लेकिन टीचिंग ऑफ वन रिलीजियस फिलोसॉफी टू द स्टूडेंट शुड बी नॉट बी अलाउड, क्योंकि कुछ रिलीजन इनइक्वलिटी की बात करते हैं। राइट, हाँ। तो इसलिए एक फिर सजेशन आई कि भाई हम सेकुलर प्रिंसिपल के बेसिस के ऊपर एक कोर्स बनाए, वैल्यू बनाए, और वो स्टूडेंट को कोर्स दे दे और उनको फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ब्रदरहुड, कंपैशन, ये सारी वैल्यू जो है वो हमने बनाए। अच्छा, मैं जब कर्नाटका कमीशन का चेयरमैन था तो वहां हमने फिर मैंने सारी हिस्ट्री देखी, ये कोर्स सजेस्ट किया है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरल वैल्यू एजुकेशन। ओके, ग्रेट। ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिंसिपल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन में है डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है, उसके बाद इक्वलिटी है, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, बंधुभाव है, ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स है आर्टिकल 70 में। राइट। तो ये इसको बना के हमने कोर्स कंटेंट दिया। तो मेरा ख्याल ये बहुत ही जरूरी है कि फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, कंपैशन और मैं जो राइट एंजॉय कर रहा हूँ उन्होंने भी एंजॉय करने चाहिए। इसका ये कोर्स कंपल्सरी बना दिया कर्नाटका में, पहले से पोस्ट ग्रेजुएट तक। एक बार उसने अपने लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में कोर्स करना चाहिए, जिससे कम से कम थोड़ा तो बदल उसमें थोड़ा बदल आएगा। एग्जैक्टली, पुरानी आएगा। तो ये एक तो मेरा ख्याल है बहुत जरूरी है। और ये आखिरी बात कहूँ मैं, वो ये है कि भैया स्कूल के बारे में ये बोले नहीं रहा।
स्कूल जो सेक्टर है, हाँ। ये सारा हायर एजुकेशन चल रहा है। हाँ। और मैंने कर्नाटक का वैल्यू एजुकेशन में अलग से कमेटी बनाई। अच्छा। उसको कहा स्कूल में जाके आप स्टडी करो कि वहां डिस्क्रिमिनेशन क्या है। वो तो अलग का बोलता ही नहीं है, नहीं बोलता, वो तो साइन करता है। साइन कर लेता। तो सतीश देशपांडे जो है, जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है, उनकी रिपोर्ट आई, उन्होंने पाया कि स्कूल में तो डिस्क्रिमिनेशन अमेजिंग है। अच्छा। लड़कियों का, छोटे छोटे लोगों का, और ओपनली है, अलग बैठते हैं। कई कई स्टेट में मिड डे मील में अलग बैठते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्कूल के ऊपर तवज्जो देना चाहिए। वो तो उसके ऊपर बिल्कुल ख्याल ही नहीं है उनका। हाँ, वो मतलब जो एससी के अगर कोई खाना पकाने वाली उसके हाथ से खाना भी नहीं खाते, खाना भी नहीं खाते। मिड डे मील में कुक यदि दलित महिला है तो उसकी स्टडी है ना। हाँ। जॉन ड्रेस की स्टडी है। अच्छा। जॉन ड्रेस की है, जिसका इनॉग्रेशन अमर्त्य सेन ने और शबाना आजमी ने किया था, मुझे मालूम है। 60% मिड डे मील स्कीम में दलित महिला को कुक अलाउ नहीं है। अच्छा। और हमने जो स्टडी की है उसमें हमने देखा है कि दलित लड़के को बाद में खाना देते हैं। पहले ये सब खा लेंगे, बचा हुआ उनको देंगे, वो बेचारे देखते रहते हैं। अच्छा, औरों को प्लेट देंगे, दलित लड़कियों को प्लेट बाहर से लाना है। तो ये तो मिड डे मील की बात है। और बिहार में हमने जो स्टडी की उसमें देखा है कि इनवेरिएबली कोई शर्म नहीं उसके बारे में। दलित लड़की या लड़के अलग बैठ रहे हैं, हाई कास्ट के अलग बैठ रहे हैं, उसके बारे में कोई फिक्र नहीं है। बाप रे। तो ये स्कूल का तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मिनिस्ट्री ऑफ स्कूल एजुकेशन इसको क्यों न ले। उन्होंने लेना चाहिए, इसके साथ साथ उन्होंने वो भी रेगुलेशन लेना चाहिए, ताकि कम से कम एजुकेशन सेक्टर जो है वो जिसमें पढ़ाई जाती है वहाँ एक अच्छा लड़का तो निकल के आ जाए, अच्छा नागरिक बने, बिल्कुल एक सिटीजन अच्छा बने। बिल्कुल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात सर ने कही है कि केवल हायर इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं हो, हायर एजुकेशन की नहीं, तो स्कूलों से भी इसकी शुरुआत होनी चाहिए। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी इस पे इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है कि जो बचपन से जो संस्कार होते हैं, जिस तरह से बचपन से ही कास्टिज्म के संस्कार जो है वो अपर कास्ट के बच्चों पे आते हैं, और वही संस्कार जो है फिर शेड्यूल कास्ट के बच्चों पर भी होते हैं, डिस्क्रिमिनेट वो हमेशा होते रहते हैं, और वही सिलसिला आगे चलता रहता है। तो ये बहुत ही एक डिस्क्रिमिनेशन फॉर्म्स जो है वो बहुत ही देश के लिए हानिकारक भी है। और देश की जिस तरह से हम सोचते हैं बार बार कि हमारा देश बहुत महान है, हम कहते हैं, लेकिन आज भी हम इस बात से जूझ रहे हैं कि कैंपस में एससी एसटी और ओबीसी के साथ में आज भी उसी तरह से भेदभाव होता है। वो भेदभाव केवल वहां पे नहीं होता, तो बचपन से ही स्कूलों से ही शुरू होता है। तो सर ने बहुत अच्छे सजेशंस आज हमें दिए हैं। और ये 2026 के रेगुलेशंस पे चर्चा तो हो रही है, लेकिन इसमें भी कुछ खामियां हैं, और ये खामियों को भी दूर करने की आवश्यकता है। और अपर कास्ट को भी इस बात को समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारा जो बिहेवियर है उसमें चेंज लाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करोगे नहीं तो डेफिनेटली आपके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं होगा। तो सर आपने बहुत विस्तार से हमें आज इस रेगुलेशंस के बारे में समझाया, और आपने सजेशंस भी दिए। मुझे लगता है कि आपका इंटरव्यू देखने के बाद काफी लोग इसको समझेंगे और सुधार भी होगा। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू।